ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के इस नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का लेक्चर फाइनली फंक्शंस पे है। तो फिलहाल मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं फंक्शंस डॉट सी। और ये आ गया, मैं जरा एक्सप्लोरर बंद कर लूँ और अपना यहाँ से टर्मिनल भी मैं क्लियर कर लूँ जरा। क्लियर। तो आज की वीडियो है फंक्शंस के। तो फंक्शंस क्या है? तो इतने दिनों से आप जो भी कोड लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो? अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हो stdio.h, या इसके अलावा अगर मॉड्यूलो फंक्शन वो ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इंक्लूड कर रहे हो math.h। उसके बाद जो कुछ भी आप कोड लिख रहे हो वो यहाँ लिख रहे हो मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। तो फंक्शन वो है जिसके अंदर आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जो कि एग्जीक्यूट होता है। मानी फंक्शंस के मदद से आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हो, या फिर अगर कोई काम है जो बार बार आपको करवाना है, जैसे सर्कल का एरिया है, अब आपके प्रोग्राम में 5 से 6 बार या फिर 10-12 बार सर्कल का एरिया निकल रहा है, तो आप बजाय इसके कि बार बार सर्कल के एरिया को निकाल लो, बार बार मैनुअली टाइप कर रहे हो कि 3.14, या फिर उसे अगर पाई बना रखा है तो पाई इनटू रेडियस, ये सब अगर आपको बार बार लिखना है तो आप बार बार भी लिख सकते हो। स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसे बार बार निकाल सकते हो साइड इनटू साइड करके। लेकिन अगर आप एक एफिशिएंट वे में इस काम को करना चाहते हो जिससे आपकी थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचे, या ओवरऑल इसे एफिशिएंटली करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सिंपली एक फंक्शन बना लोगे और उस फंक्शन का नाम आप रख दोगे। अगर स्क्वायर का एरिया का फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन आप बना दोगे एरिया स्क्वायर, स्क्वायर एरिया, सर्कल एरिया। तो इस तरीके से तो फंक्शन का यूज होता है बेसिकली आपके प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए चीजों में, जिससे आपका कोड भी रीडेबल लगता है और आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो भी कम होती है। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनके अंदर आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जो एग्जीक्यूट होते हैं। प्रिंटफ, स्कैनफ भी आपके फंक्शंस है, पर वो फंक्शंस क्या है? वो लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शंस है। अब जो फंक्शंस है वो एज इनपुट जो लेते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल के लिए एक फंक्शन बनाऊं, एक तरीका होता है कि आप फंक्शंस को हमेशा जब भी आप फंक्शन बनाओगे, एक तो आप बनाओगे फंक्शन प्रोटोटाइप, उसके बाद आप उस फंक्शन को लिखोगे। जैसे अगर मैं स्क्वायर के एरिया बनाने का, सपोज मैं स्क्वायर का एरिया निकालना चाहता हूँ बार बार अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स, तो वो क्या करेगा? मुझे बार बार स्क्वायर का एरिया निकाल के दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंट SQU स्क्वायर एरिया नाम से एक फंक्शन बना लूं जिसमें इनपुट लेगा, अब आप स्क्वायर के एरिया के लिए क्या इनपुट दोगे? उसकी एक साइड ही दोगे। तो ये एक इंटीजर इनपुट लेगा जिसका मैं नाम रख देता हूं n। ये आपका आर्गुमेंट है जो भी आप पास कर रहे हो। इसमें आर्गुमेंट्स दो तरीके के होते हैं जिन्हें आप बेसिकली पैरामीटर्स बोलते हो, जो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखते हो, ये जो मैंने इंट n लिखा है, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है। और अभी फॉर्मल और एक्चुअल के बीच में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं फंक्शन बना दूं, तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर बना लूंगा एरिया, विच विल बी इक्वल होगा n टाइम्स n। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो मैंने वही करा है n टाइम्स n, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा इनपुट आएगा उसका मैंने नाम दिया हुआ है n, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं n टाइम्स n, और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा इसी एरिया को। तो ये फंक्शन क्या करेगा? किसी भी स्क्वायर की साइड एज इनपुट ले लेगा और मुझे रिटर्न करके क्या देगा? एरिया। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करूं, तो यहाँ पे मैं पहले प्रिंटफ डालता हूँ। प्रिंटफ में मैं डाल देता हूँ एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे कॉलन लगा देंगे और एक बैकस्लैश n डाल देंगे, जिससे यूजर अपना जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में दे हमेशा की तरह। यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे स्कैन f, और स्कैन f में हम क्या स्कैन कर रहे हैं? परसेंटाइल f को स्कैन कर रहे हैं। परसेंटाइल f क्यों स्कैन कर रहे हैं? क्योंकि जो एरिया होता है वो पॉइंट में भी आएगा। ठीक है, तो एरिया जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो परसेंटाइल f लिखेंगे और इसको हम स्टोर करवाएंगे arm%n में, जो वेरिएबल मैं अभी बना लूंगा arm%n। और यहाँ पे मैं इससे पहले एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बना लूंगा, तो फ्लोट n। तो ये मैंने स्कैन करा के अपना जो है स्टोर करा लिया n में। अब मुझे क्या करा देना है? सिंपली प्रिंट करवा देना है एरिया, प्रिंटफ द एरिया इज, और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n डाल दूंगा जिससे जो है मेरा नेक्स्ट लाइन में आए। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है? एरिया। तो मैं फ्लोट एक और बना लूंगा, क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फ्लोट में ही स्टोर करोगे एरिया। और यहाँ पे जब मैं प्रिंटफ एरिया करा रहा हूँ तो यहाँ पे बैकस्लैश n में एक काम करते हैं, यहाँ स्कैनफ के नीचे हमारे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा स्क्वायर एरिया को। इसने एज इनपुट इस पॉइंट 2 को भी लिया जो इसने पिछली बार ही नहीं लिया था। तो यहाँ पे मैं n को पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n के बाद लिख दूंगा परसेंटाइल 2f, क्योंकि पॉइंट के बाद यार देखो 2 डिजिट अच्छी लगती है, इससे ज्यादा डिजिट अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा लेना है एरिया। तो अब इस कोड में क्या हो रहा है मैं थोड़ी सी फंक्शनिंग आपको बताता हूँ। मैंने 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स बनाए हैं, एक n और एक एरिया। पहले मैं यूजर से साइड को इनपुट ले रहा हूँ और उसको स्टोर करा रहा हूँ n में। फिर मैं एरिया में अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है स्क्वायर एरिया, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ n को। जो आपका ये वाला n है ये आपका
एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो उस टाइम आप उसमें जो कोई भी आर्गुमेंट पास करते हो उसे आप एक्चुअल पैरामीटर कहते हो। जो ये वाला है फॉर्मल पैरामीटर, अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट सपोज जो ये है ये फॉर्मल पैरामीटर है, तो जैसे यहाँ पे मैंने n इनपुट लिया है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी मैं इंटीजर n ही रखूं। अगर मैं चाहूं तो ये वाला जो इंटीजर है इसको n की जगह इंटीजर m कर दूंगा और यहाँ पे m टाइम्स m लिख दूंगा, तो भी जो मेरा आउटपुट है वो सेम आएगा, क्योंकि ये तो जस्ट इस फंक्शन के लिए उस वेरिएबल का नाम है जो भी आप यूज करने वाले हो। यहाँ पे आप जो कुछ भी पास करते हो जो कि आपके मेन फंक्शन में वेरिएबल है वो आपका एक्चुअल पैरामीटर होता है। तो इसको एक बार सेव करके रन करते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर मांग रहा है, मैं डाल देता हूँ 5.2, तो इसने एरिया मुझे दे दिया 25.00। ओके, तो यहाँ पे इसने मुझे पॉइंट के बाद 00 दिया है, पॉइंट नहीं दिया है। तो ये क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फंक्शन में जो अपना फॉर्मल पैरामीटर लिखा है ये मैंने इंटीजर डाला हुआ है। अब इंटीजर आपको पता है जो इंटीजर होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देता है, उन्हें नहीं लेता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी फ्लोट बनाना पड़ेगा और इसमें पास भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा और यहाँ पे एंटर द वैल्यू 5.2 डाल दूंगा, एरिया इज 27। तो यहाँ पे तो फंक्शंस क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनमें आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जो आपका एग्जीक्यूट होता है। जैसे जो मेरा मेन फंक्शन है इसमें मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और जो मेरा स्क्वायर एरिया है वो भी एक फंक्शन है और उसमें भी मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एंड आई होप आपको फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर भी समझ में आ गए होंगे। जो आप एक्चुअल वेरिएबल पास करते हो वो होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर, और जो यहाँ पे आप फंक्शन में यूज करते हो वेरिएबल उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो ये तो हो गए फंक्शंस। अब फंक्शंस होते हैं चार तरीके के। एक जिसमें आप आर्ग्यूमेंट भी पास करते हो और आपको रिटर्न में भी कुछ वैल्यू मिलती है। एरिया निकालने वाला ये फंक्शन है, ये इसी का एग्जांपल है। इसमें आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हो फ्लोट, और इससे आप कुछ रिटर्न में भी ले रहे हो। ओके, अब एक फंक्शन होता है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे बट कुछ रिटर्न करोगे। उसका एग्जांपल क्या है? जैसे सपोज आपको रिटर्न करवाना है तो आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो? पहले तो आपको ये हटा देना है क्योंकि इसमें आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे होगे, और यहाँ से भी इस आर्ग्यूमेंट को मैं हटा देता हूँ और मैं सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं ये वाला वेरिएबल भी यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमीकोलन, और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट में हटा दूंगा क्योंकि अब एरिया कुछ नहीं है। तो अब सपोज जैसे आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, उसमें एक चीज है आपको बार बार 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो उसमें क्या है, आप यहाँ वाला जो फंक्शन है इसका नाम मैं कर देता हूँ फैक्ट। अब इस वाले फैक्ट का काम क्या होगा? जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ये मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 रिटर्न कर देगा, मतलब 5 का फैक्टोरियल जो है ये मुझे रिटर्न कर दिया करेगा। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ n विच विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे हर बार 5 का ही फैक्टोरियल चाहिए। यहाँ पे मैं एक और इंटीजर बनाऊंगा फैक्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो होगी 1। आप सभी को पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मैंने ये बताया हुआ है फैक्टोरियल निकालने का तरीका। यहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई को हम स्टार्ट करते हैं n से, आई जो है वो जाता है हमारा ग्रेटर देन 0 तक और आई होता रहता है माइनस माइनस। ऑलराइट, तो ये हो जाता है हमारा फैक्टोरियल के लिए फॉर लूप, और यहाँ पे कोड में हम लिखते हैं फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट टाइम्स आई, तो फैक्ट एस्ट्रिक्स आई, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फैक्ट को। तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है? ये वाला फंक्शन जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मुझे 5 का फैक्टोरियल जो है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5 इज। तो अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे मुझे फैक्ट को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे नए फंक्शन का नाम फैक्ट है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, क्योंकि आप जानते हो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, और यहाँ पे मैं जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें मैं अपने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके देखते हैं, तो ये आ गया द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो गया है हमारे फंक्शन का जिसमें आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो पर आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम तीसरी टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें आप ना कोई आर्गुमेंट पास करोगे ना आप कुछ रिटर्न करोगे। तो जब आप कुछ रिटर्न ही नहीं करोगे तो ये रिटर्न स्टेटमेंट तो बेकार है, इसको हटा देते हैं, इस कोड को भी एक्चुअली हटा देते हैं, और ये जो हमारा इंट फैक्ट हमने लिखा हुआ है इस इंट को हटा के हम वॉइड कर देते हैं, क्योंकि जो वॉइड फंक्शंस होते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो और यहाँ से भी मैं इस फैक्ट वाले को हटा लेता हूँ और बल्कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। तो ये वाला जो फंक्शन है इसे मैं जब भी कॉल करूंगा ये मुझे ना तो कुछ रिटर्न देगा ना ये मेरे से कोई आर्गुमेंट ले रहा है। तो इस तरीके का कैसा फंक्शन हो सकता है? सपोज मैं इसमें डाल देता हूँ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ हेलो हाउ आर यू, ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ग्रीट। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं ग्रीट। अब इस ग्रीटिंग फंक्शन का काम क्या है? जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मेरे यूजर को ग्रीट करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रीट को कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल किया ग्रीट को और रन कोड करते हैं तो आ गया हेलो हाउ आर यू।
तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया जो मैंने किसी भी यूजर को अपने प्रोग्राम में ग्रीट करने के लिए बनाया है, जिसमें जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये जो फंक्शन है मेरे यूजर को ग्रीट करेगा कि हेलो हाउ आर यू। एक और होता है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट तो पास करते हैं बट कुछ भी रिटर्न में नहीं लेते। अब ये कैसे हो सकता है? सेम फैक्टोरियल वाले का हम एग्जांपल लेंगे। अब हम क्या कर रहे होंगे, इसी फंक्शन में आउटपुट को भी ले रहे होंगे। तो यहाँ पे printf द फैक्टोरियल इज बैकस्लैश n परसेंटाइल d, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे होंगे फैक्ट को। तो ये हमारा एक ऐसा फंक्शन हो गया जो आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है बट ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसमें आउटपुट इसी फंक्शन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके एक बार रन करता हूँ। तो एंटर द वैल्यू ऑफ n 5 डाल दूंगा मैं, क्योंकि मेरा फेवरेट नंबर 5 ही है इसे टेस्ट करने के लिए। 120 इसका आंसर है। द फैक्टोरियल इज 120 लिख के आ गया है। तो ये था फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक बिल्डिंग ब्लॉक है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जो एग्जीक्यूट होते हैं। 4 टाइप्स के आपके पास फंक्शन होते हैं। 1 आर्ग्यूमेंट पासिंग एंड रिटर्न, 2 आर्ग्यूमेंट पासिंग बट नो रिटर्न, 3 नो आर्ग्यूमेंट पासिंग बट रिटर्न, एंड 4 नो आर्ग्यूमेंट पासिंग एंड नॉन रिटर्न। तो चारों के चारों तरीके के फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब फंक्शंस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके कोड को एक तो ब्रेक करना, या फिर अगर कोई काम ऐसा है जिसको आप रिपीटेडली करने वाले हो, बार बार करने वाले हो, जैसे स्क्वायर का एरिया बार बार निकालने वाले हो, या फिर आपने बहुत सारे फंक्शंस बना लिए जिसमें कुछ फंक्शंस में आपने स्क्वायर का एरिया डिफाइन किया हुआ है, एक में सर्कल का किया हुआ है, एक में रेक्टेंगल का किया हुआ है। तो उससे क्या बहुत बार बार स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल या किसी भी और शेप का एरिया का जो कोड है उसे बार बार लिखने से बच जाओगे। आप सिर्फ एक बार किसी एक फंक्शन में उस कोड को लिख दोगे, उसके बाद जब भी यूजर जिस तरीके से डिमांड करेगा आप उसको केटर कर सकते हो। सिंपली आप उस फंक्शन को वहां पे कॉल कर रहे होगे। तो ये होते हैं फंक्शंस। अच्छा, अब जो आपने एक चीज देखी है जो कि एक बड़ा अच्छा सवाल भी बनता है, जो हम फंक्शन बना रहे हैं और एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन printf। printf में आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट डाल लो, एंटर द वैल्यू डाल लो, या इसके अलावा यहाँ पे कॉमा लगा के आपको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, d चाहिए, e चाहिए, f चाहिए, आप इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डालते चले जा रहे हो अपने यूज के हिसाब से। और इसके अलावा यहाँ पे जो हम अपना फंक्शन बना रहे हैं इसमें हम एक ही आर्गुमेंट पास कर पा रहे हैं, या फिर अगर मैं चाहूं तो इसमें इंट n ले सकता हूं, उसके बाद इंट m ले सकता हूं। बट ये चीज जो है ये मुझे डिफाइन करनी पड़ रही है कि आर्ग्यूमेंट्स कितने जाएंगे। ये चीज फंक्शन खुद से नहीं डिटरमिन कर पा रहा है कि उसे कितने आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है और वो उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स ले। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे printf फंक्शन है, आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स डालते चले जाओ, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप डाल दोगे ये सबके सबको एग्जीक्यूट करेगा। ये आपकी यूजेज के हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंट्स की कैपेसिटी को बढ़ाता रहेगा। आप इसमें कितने ही आर्ग्यूमेंट्स डाल दो चलते चले जाएंगे। बट जो हमारे वाला है उसमें हमें डिफाइन करने पड़ रहे हैं कि हम कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 किए हुए हैं। अब सपोज यूजर को 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हुए तो अब वो 3 तो पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीसरे वाला कंसीडर ही नहीं होगा। एक फर्स्ट वाला जो है वो n में चला जाएगा, सेकंड वाला m में चला जाएगा, थर्ड वाला नल हो जाएगा क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं। तो ये चीज क्या होती है, अगर मैं कंट्रोल क्लिक करके printf पे दबाऊं तो ये देखो, ये ट्रिपल डॉट देख रहे हो। पॉलीमॉर्फिज्म एक चीज होती है, वो C++ में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है। फिलहाल मैं सिर्फ जो मेरी ये हेडर फाइल है इसे खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है। ये जो आप ये ट्रिपल डॉट्स देख रहे हो ना, ये उस कमाल को करके दिखाते हैं। इसकी ही वजह से आप printf में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप चाहो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाली हुई है, फिर a b c d e f, ये अलग से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 आर्ग्यूमेंट्स और डाले हुए, तो ये टोटल 8 आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे आप ये वाला जो ऑपरेटर देख रहे हो ट्रिपल डॉट्स, ये इसका कमाल है कि जो आप printf फंक्शन है उसमें आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स डाल दोगे ये आपकी यूजेज के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स को लेगा। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो होता है रिकर्जन। अब रिकर्जन वैसे तो हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, जिसका कि जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टावर ऑफ हनोई। तो आप एक बार कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना टावर ऑफ हनोई क्या होता है। रिकर्जन उस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए काम में आता है। फिलहाल जो हम सीखेंगे आज रिकर्जन का यूज, वो हम सीखेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए, और एक और सीखेंगे सम ऑफ nth डिजिट को निकालने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पहले यूजर से इनपुट ले लूंगा। इंट n मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा printf एंटर द वैल्यू ऑफ n /n, ताकि यूजर जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में दे। सेमीकोलन स्कैन कर लूंगा, %d स्टोर करा लूंगा आम %n में। ये मैंने यूजर से स्टोर करा लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और इंटीजर बनाऊंगा जिसका कि मैं नाम रखूंगा फैक्ट, और प्रिंट करवा रहा हूँ अपने फैक्ट को। उससे पहले मैं फैक्ट में फैक्टोरियल फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मेरी printf है उसमें मैं डाल दूंगा फैक्टोरियल इज /n, और फैक्टोरियल नेक्स्ट लाइन में दूंगा तो /n %d और फैक्ट। ये हो गया सिंटेक्स। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैं पास कर रहा हूँ n को। अब अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ?
4 का फैक्टोरियल लगा दूँ और उसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ। अब सिमिलरली मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए अभी भी, तो मैं 4 का फैक्टोरियल कैसे निकाल लूँगा? 3 तक का फैक्टोरियल निकाल लूँ और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मुझे 3 का फैक्टोरियल कैसे मिलेगा? 2 का फैक्टोरियल निकाल लूँ और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मुझे 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं 1 का फैक्टोरियल निकाल लूँ और उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हम जो फैक्टोरियल है हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 5 के लिए चाहिए तो उससे -1 का फैक्टोरियल निकाल लेता हूँ और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो n एस्ट्रिक्स, अब मैं अपने फैक्टोरियल फंक्शन को ही दोबारा से कॉल कर रहा हूँ मेरे n-1 के फैक्टोरियल के लिए। अब ये बार बार खुद को कॉल करता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक कॉल करता रहेगा, तो मुझे इसे अपना जो है एक बेस केस सिनारियो भी देना पड़ेगा। मेरा फंक्शन नॉन रिटर्निंग था तो इसे रिटर्निंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब ये सही हो गया। तो यहाँ पे मैं अपने फैक्टोरियल फंक्शन को ही दोबारा से कॉल कर रहा हूँ n-1 के लिए। अपनी स्टेटमेंट डाल दूंगा। इफ में क्या डाल दूंगा? हमें पता है 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो अगर n 0 के इक्वल हो या फिर हमारा जो n है वो 1 के इक्वल हो, उस केस में मुझे 1 को रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न 1। तो एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ। वैल्यू ऑफ n सब जानते हैं, मुझे 5 पसंद है, मैं 5 डाल दूंगा। फैक्टोरियल आ गया मेरे पास 120। तो ये क्या कर रहा है? ये ना एक ट्री स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? 4 तक का फैक्टोरियल निकाल लोगे और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, 5 × 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से फंक्शन दोबारा खुद को कॉल करेगा। इस बार n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 टाइम्स फैक्टोरियल n-1, यहाँ पे n हो जाएगा 3। अब इसे 3 का फैक्टोरियल चाहिए, फिर से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 3, यहाँ पे जब रिटर्न में 3 आएगा, यहाँ पे फिर से खुद को कॉल कर रहा होगा 2 के लिए, तो दोबारा से वापस जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब ये n दोबारा से फिर ये यहाँ पे फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, n-1 इस बार 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 के लिए करेगा। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप 1 पे आ जाओ या 0 पे आ जाओ, उस केस में आपको 1 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1। तो अब इसे 2 का फैक्टोरियल पता चल चुका है क्या है, विच इज 2 × 1। तो यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर n इक्वल्स टू 2 × 1 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n इक्वल 3 के लिए निकाल रहा होगा, बैक जाएगा। जो जो अभी इसने स्टेप्स करे हैं अभी उनके रिवर्स में चला जाएगा। अब ये यहाँ से 3 × 2 का फैक्टोरियल इसे मिल जाएगा जो कि 2 होता है। तो 3 × 2 6। अब इसे 3 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब ये सेम चीज रिपीट करेगा 4 के फैक्टोरियल के लिए। तो 4 × 3 का फैक्टोरियल 6 4 24। अब 24 × 5 कर देगा 5 के फैक्टोरियल के लिए। तो जो जो स्टेप ये आया था उसी के रिवर्स में चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे फिर फाइनली जो मेरा n था वो एक्चुअल में मेरा 5 के लिए ही था। तो 5 × 4 का फैक्टोरियल इसे मिल चुका है, विच इज 24। तो ये जब 24 × 5 करेगा आंसर आ जाएगा 120 और फाइनली ये 120 को रिटर्न कर देगा। ये चीज अगर आपको अच्छे से समझनी है ना तो आपको ये टर्बो C++ में करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी मेरे पास टर्बो C++ फिलहाल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जो कि पॉइंटर्स की होगी, पॉइंटर्स बताने से पहले मैं आपको यही फैक्टोरियल वाला फंक्शन दोबारा से कराऊंगा टर्बो C++ में। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे जा रहा है वापस, बैक ट्रेसिंग क्या हो रही है, ये वापस कैसे जा रहा है। अच्छा, यही सेम फंक्शन रिकर्जन का हो सकता है सम के लिए, क्योंकि अभी हमने फैक्टोरियल के क्या पढ़ा, 5 का चाहिए, 4 का फैक्टोरियल निकाल दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब उसे 4 का चाहिए तो 4 के लिए 3 का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सेम जो केस है वो हमारा सम के लिए भी होता है। भाई सम क्या है? nth डिजिट का सम क्या है? nth डिजिट का सम ये होता है, अगर 5 का मैंने पूछा कि 5 तक डिजिट्स का सम क्या है, 4 तक का सम निकाल लो, उसमें 5 को ऐड कर दो। तो सेम चीज ही हो रही है। 4 तक का सम क्या होता है? 3 का सम निकाल लो, उसमें 4 को ऐड कर लो। अब ये फैक्टोरियल की जगह मैं इसको सम लिख लूंगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, यहाँ से भी सम और यहाँ से भी सम। अब ये सम फंक्शन हो चुका है और यहाँ पे भी हम प्रिंट करा रहे होंगे सम को। ये फंक्शन भी सम हो चुका है, यहाँ पे ये भी सम हो चुका है। अब सम के लिए जो होती है 0 को तो हम कभी कंसीडर करते ही नहीं है। तो 1 पे हमें पता है कि पहली डिजिट का सम 1 आएगा, तो यहाँ पे 1, तो रिटर्न 1। और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे n प्लस सम ऑफ n-1। और यहाँ पे ये जो सम है ये ब्लू हो जा रहा है क्योंकि ये वेरिएबल ले रहा है, इसे एज फंक्शन इनपुट नहीं ले रहा है,
तो यहाँ पे हम nsum कर लेंगे फंक्शन का नाम, और यहाँ पे भी nsum। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये इसे बतौर फंक्शन ले लेगा। अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं और देखते हैं ओके। तो मुझे यहाँ पे भी जो फंक्शन है उसका नाम nsum करना पड़ेगा, उसके लिए वार्निंग जनरेट कर रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 10, सम आ गया 55। तो ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी होती है, और इसका जो एक्चुअल यूज होता है ना वो ये होता भी नहीं है, क्योंकि जो ये वाला जो होता है बार बार मेमोरी में जाता रहता है, क्योंकि फंक्शन आपका मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी ब्लॉक मिला हुआ होता है उसे भी एक, क्योंकि फंक्शन भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है। जो आपने जब डेटा टाइप की वीडियो मेरी देखी होगी उसमें मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि फंक्शन भी एक डेटा टाइप होता है। तो फंक्शन जो है आपका मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है सी की। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप जैसे सम है या फैक्टोरियल है, इसके लिए लूप्स भी है। तो ये अगर आप लूप से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फंक्शन से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन जो रिकर्जन है वो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के लिए है, जैसे कि टावर ऑफ हनोई, जो कि अभी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ। शायद मैं इन फ्यूचर डीएसए वगैरह में, या फिर हाँ शायद डीएसए में ही डाल दूंगा। तो टावर ऑफ हनोई जैसी चीज़ों के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिकर्सिव नेचर में नहीं है और आप बेफिजूल में उसमें रिकर्जन को यूज कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में इंटरचेंज होती रहेगी इन्फॉर्मेशन। उसे बार बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, बार बार सीपीयू को आपके मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे n है, दोबारा से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो सीपीयू के पास लाइन आई थी कि आपने फिर से उसे मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एक टास्क दे दिया कि जाओ भाई मेमोरी में दोबारा से उस फंक्शन को एक्सेस करो। तो ये आपके प्रोग्राम को स्लो ही बनाती है अगर आप इसे ऐसी चीजों के लिए यूज करते हो। ये चीजें कॉम्पिटिटिव कोडिंग में काम आती है। तो रिकर्जन आपको सिर्फ तभी यूज करना है जब आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिकर्सिव नेचर की हो, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम वगैरह दे रहे हो वहां पे लिख के आ जाए कि ये आप nth डिजिट का सम निकाल लें पर आप रिकर्जन यूज करेंगे, तब आप रिकर्जन का प्रोग्राम बना के आओ। वरना आपको ऐसी चीजें सिर्फ फॉर लूप के साथ ही करनी चाहिए, फॉर लूप या वाइल लूप, वो आपकी चॉइस है, आप किसके साथ करना प्रेफर करते हो। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने फंक्शंस देख लिया, हमने रिकर्जन देख लिया, और अगली वीडियो में मैं टर्बो C++ पे रिकर्जन को पढ़ाऊंगा। उससे आपको बैक ट्रेसिंग थोड़ी सी समझ आएगी कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जा रहा है। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे पॉइंटर्स पे, और पॉइंटर्स के साथ साथ ही हम पढ़ लेंगे एरेज को। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।